चलिए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मेक इन इंडिया, ठीक है। जो कि काफ़ी जैसे होता नहीं कि करंट सिनेरियो का एक टॉपिक है, और ये काफ़ी बार पूछा भी जाएगा, क्योंकि दो मैंने पहले बोला ना, दो इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया, ठीक है। तो आपको पता है मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई थी, और किसने किया था बेटा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वही लिखा है कि मेक इन इंडिया इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2014। ये जरूर लिखेगा, ठीक है, सबमिट डेट और किसने स्टार्ट करवाया था ये। इंटेंडेड टू, देखो इसका मेन एम क्या था। इंटेंडेड टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ऑल्सो ऑगमेंट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। देखो मेन मैं बताता हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में, वो हम खुद बनाएंगे। इस सेक्टर में यही बोला गया था मोदी जी ने या गवर्नमेंट ने, जिसको आप बोल सकते हैं, कि हम जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो हम अपने देश के अंदर बनाएंगे। और उसमें हम किसका नाम देंगे बेटा? मेक इन इंडिया का नाम देंगे। आप देखिए अभी जितने भी प्रोडक्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलते हैं, सब पे मेक इन इंडिया लिखा होता है। पहले ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा लिखा जाता है? क्योंकि यहाँ पे भले असेंबल होता है, अभी वहाँ से भी, अभी मैं पूरी तरीके से बनाता नहीं हूँ मोबाइल, लेकिन लेकिन असेंबल अगर मैं करता हूँ तो ये किस कॉन्सेप्ट में आ जाता है? मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसीलिए देखो इसमें लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इंटेंड टू इनकरेज बिजनेसेस फ्रॉम अब्रॉड टू इन्वेस्ट इन द कंट्री एंड मैन्युफैक्चर हियर बाय इंप्रूविंग द कंट्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस इंडेक्स, ठीक है। उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहरी देशों के जितने भी लोग हैं या जितने भी कंपनीज हैं, उनको बोला कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ जितने भी बिजनेसेस हैं उनको इम्प्रूव करिए इन्वेस्ट करके, और जो भी प्रोडक्ट आप बनाइए मेरे नाम से बनाइए। अपना नाम उसमें नहीं लेना है। अगर आप मेरे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नाम किसका रखना पड़ेगा? मेरा। हर कंट्री ऐसा करती है, इंडिया नहीं करती थी पहले, लेकिन इंडिया ने 2014 के बाद से ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जरूरी है यार। अगर मेरे प्रोडक्ट के अंदर जो भी मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, अगर उसके ऊपर मेक इन इंडिया लिखा हो तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। कि मैं प्रोडक्ट कौन सा इस्तेमाल करता हूँ? अपने देश का इस्तेमाल करता हूँ। भले वो बाहर से देश आया है वो उस चीज़ को व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर वो बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, तो नाम किसका होना चाहिए? मेरा होना चाहिए ना, तुम्हारा क्यों होगा? ठीक है। तो वो भले लिख लो कि ओरिजिन यहाँ से हुआ है, लेकिन बना जहाँ रहे हो नाम उसका होना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा है कि मेरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स बढ़ जाएगा। द लॉन्ग टर्म विजन इज टू ग्रेजुअली डेवलप इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। इसका मेन एम क्या है बेटा? कि हम ग्लोबली लेवल पे क्या आ जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे, मतलब हमारे यहाँ पे भी इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, चाहे वो फॉरेन से आई हो चाहे खुद की हो, ठीक। तो मैंने कल ही बताया था, मैंने बिजनेस में के टर्म में ही बताया कि जितना ज़्यादा बिजनेसेस ओपन होंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, उतना ज़्यादा ग्लोबली हम क्या होते जाते हैं? आगे बढ़ते चले जाते हैं। कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसीलिए तो आया था कि मेरा जो मार्केट है वो यहाँ पे भी चलता हो, बाहर भी चलता हो, ठीक है। वहाँ के भी लोग मेरे कल्चर को अडॉप्ट करें, और हमारा देश भी उनके कल्चर को अडॉप्ट करे आसानी से, ठीक है। उसी को ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, नो क्रॉस क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कुछ मेक इन इंडिया के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला काम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। कि मुझे क्या बनाना है? इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, और पूरे ग्लोबली डिजाइन, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे मेरा नाम होना चाहिए, ठीक है। कि लोग जानेंगे कि इंडिया में भी ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। दूसरा क्या है? टू इंट्रोड्यूस न्यू इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं मेक इन इंडिया का स्कीम क्यों लॉन्च किया हूँ? क्योंकि बाहरी लोग आसानी से आके हमारे कंट्री में आके क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री के अंदर आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। टू इम्प्लीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, ठीक है, जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीज, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसका भी इम्प्लीमेंटेशन बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे नई नई कंपनियां आएंगी तो अपना आईपीआर बनाएंगी, हमारे नाम से बनाएंगी, तो पैसा किसको मिलेगा? हमको मिलेगा, ठीक है। टू डेवलप द नेशंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, नेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। सर्विस सेक्टर ही नहीं रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारा क्या होगा? इंप्रूव होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर सारा सामान बनेगा, तो हम मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम भी हम भी करने लगेंगे, ठीक है। लोग हमारे यहाँ से भी प्रोडक्ट खरीद के लेके जाएंगे, ये ऐसा कहना। टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टर्स एंड मैन्युफैक्चर टू बिल्ड एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हम क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे कि आप भी हमारे यहाँ आइए और हमारे कंपनी में क्या करिए? इन्वेस्ट करिए, ठीक है। टू इम्प्रूव इंडियाज रैंक ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो ईओडीआई जो होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, इसका एक इंडेक्स बनता है। इसको रेगुलेट कौन करता है? क्योंकि नाम से बार बार आ रहा है ना ये, ठीक है। इसको रेगुलेट कौन करता है बेटा? वर्ल्ड बैंक रेगुलेट करती है। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। ये हर साल जो है ईओडीबी इंडेक्स क्या करती है? रिलीज करती है। ईओडीबी इंडेक्स का मतलब समझिए कि कितनी आसानी से आप देश के अंदर जाके बिजनेस कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे हर देश इंडिया में आके क्या करना चाहता है?
अपनी मार्केट बनाना चाहता है, अपनी कंपनी स्थापित करना चाहता है, और वो इंडिया में ही कर सकता है, क्योंकि इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, बहुत लिबरल है। ठीक है। तो जितनी आसानी से किसी देश में हम व्यापार कर लेंगे, वो हमेशा ईज ऑन डूइंग बिजनेस में क्या होगा, आगे होगा। ठीक है। और अगर वहाँ का स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज है, तो वहाँ वो जो देश होगा वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमेशा क्या होगा, पीछे होगा। क्यों? क्योंकि हम आसानी से व्यापार नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो इसीलिए देखते हो आसानी से जितने भी फॉरेन कंट्रीज के मार्केट हैं और कंपनीज है, इंडिया में आके बिकना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, बहुत लिबरल है। ठीक है। तो हम हमेशा इस चीज़ में आगे रहते हैं और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ही हो रही है। ठीक। तो हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हमेशा आगे होना चाहते हैं। जितना अगर पहले नंबर पे आ जाएंगे तो हमारा क्या, हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज क्या करने लगेंगी, रेगुलेट करने लगेंगी। ठीक है। और यही चाहिए भी, हम चाहेंगे कि भाई हम पहले नंबर पे आ जाएं। ठीक। अच्छा, और क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इलिमिनेट द हैसलेस, वही लिखा है देखो, हैसल्स ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ बिजनेस, कि जो हमारे लॉ और रेगुलेशन के अंदर जो भी कठिनाई है उनको क्या करेंगे, दूर करेंगे इसकी वजह से। क्योंकि जितना आसान बनाएंगे, जितना बिजनेस को लिबरल बनाएंगे, जितना लिबरल रूल्स एंड पॉलिसीज बनाएंगे, उतना बिजनेस करने में आसानी होगा। ठीक है। और क्या लिखा है बेटा, टू प्रमोट जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन वही इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, कि जितना ज़्यादा बिजनेस ओपन होंगे तो जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, एंड इनोवेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर क्या होगा, उसका इनोवेशन होगा। अगर कोई देश जिसके यहाँ वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हमारे देश के अंदर आके वो क्या करेगा, सामान बनाएगा, तो इनोवेशन हमारे नाम से हो जाएगा। मैंने अभी बोला ना, आईपीआर का राइट किसके पास आ जाता है, आपके पास आ जाता है। लोग, वो जो क्या बोलते हैं, सामान बनेगा वो आपके नाम से पेटेंट हो जाएगा, तो उसका पैसा किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। ठीक। और क्या लिखता है, टू मेक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल ऑन इट्स वर्क। गवर्नमेंट भी इस पर पूरा अपना योगदान देती है, क्योंकि वही पूरी इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि फॉरेन से कोई इन्वेस्ट करेगा और हमारे कंट्री के अंदर आएगा, तो उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। ठीक। और क्या है, टू इनकरेज द एवेन्यूज ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अब जितना ज़्यादा हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, फॉरेन कंपनी के लोग आएंगे, उतना ही ज़्यादा स्किल लोग हमारे देश के अंदर क्या होंगे, डेवलप होते चले जाएंगे। जैसे आप अगर किसी ऐसी कंपनी में जाना चाहते हैं जो बड़ी अच्छी हो, तो आप यही सोचेंगे ना कि मेरे अंदर स्किल होता तो मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लेता, तो आप उस हिसाब से सीखेंगे। लेकिन अगर आपके देश के अंदर वैसी कंपनीज नहीं है, स्किलफुल लोग को नहीं लेती है, तो आप क्या काम करना चाहेंगे, क्या पढ़ना चाहेंगे, नहीं। आप कहेंगे 10 से पास को जब ले लेते हैं यहाँ पे लोग, तो हम क्यों 11 पढ़ेंगे, क्यों 12 पढ़ेंगे, हम 10 से पास करके वहाँ पे जाके क्या करने लगेंगे, काम करने लगेंगे। क्योंकि हमें भाई काम जरूरी है, तो जब 10 पास करके भी काम मिल रहा है तो हम स्किल क्यों सीखेंगे। लेकिन बाहर की कंट्री के जितने भी कंपनीज आती है ना, वो आपसे क्या मांगती हैं, स्किल। आपके पास स्किल है कि नहीं, आपको करके पहले दिखवाएंगे कि हाँ ये काम करो, अगर तुम सही लगोगे तभी तुमसे काम कराएंगे, अन्यथा फिर काम नहीं। लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं है। क्या हो गया, 10 पास आ गए, चलो काम करो। ठीक है। क्योंकि कम वेजेस देना पड़ेगा, क्योंकि जितना कम पढ़े लिखे हैं उतना कम वेजेस। ठीक है। चीप लेबर मिल जाते हैं, आसानी से उनसे काम ढुवाते रहते हैं। ठीक है। और कंपनी को यही चाहिए, इंडियन कंपनी। लेकिन जो फॉरेन कंपनी आती है, वो कहती नहीं, हमें स्किलफुल एम्प्लॉय चाहिए, भले पैसा ज़्यादा ले लो, लेकिन आउटपुट मेरा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। टू इम्प्रूव द ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि हमारा जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या हो जाएगा, कंपटीशन देने लगेगा। क्योंकि लोग जब जान जाएंगे कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वो भी फिर कंपटीशन में आ जाएगा, उसके भी प्रोडक्ट फिर क्या होंगे, पूरे मार्केट में बिकने लगेंगे। ठीक है। टू प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी है वो भी क्या होगी, प्रमोट होगी, धीरे धीरे हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा इस मेक इन इंडिया से। क्योंकि देखो, मेक इन इंडिया का मेन जो पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को हमारे कंट्री में अंदर आने दीजिए, उनको व्यापार करने दीजिए। लेकिन जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो किसके नाम से बनाएंगे, मेरे नाम से बनाएंगे, और हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम अगर मेरे कोचिंग में आते हो पढ़ाने, तो तुम मेरे लिए काम करोगे। जैसे मैं बाहर जाके दूसरे का प्रचार नहीं करूँगा, जैसे ये नहीं ना कि मैं मान लो मैं फॉरेन से आया हूँ, ठीक है, यूएसए से पढ़ाने के लिए, और द कॉमर्स अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। तो मैं बाहर जाके किसका नाम लूंगा, द कॉमर्स अब का ही नाम लूंगा ना, कि अपने देश के बारे में बताऊंगा कि अरे यार यूएसए बहुत अच्छा है, वहाँ बड़ा अच्छा है। तो साले जब वहाँ अच्छा था तो यहाँ यहाँ क्यों आ गए। ठीक है, यही बोलोगे ना, फिर आप यही सोचोगे, अरे साला जब अपनी पढ़ाई कर रहा है तो यहाँ के द कॉमर्स अब में 10,000 में पढ़ा रहा है, वहाँ से इसको 1 लाख मिलता। ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पे उसको जैसे होता ना कि प्रॉफिट दिखा होगा, तभी तो यहाँ काम कर रहा है। ठीक है। तो मेरा भी काम यही है कि मैं अगर इस कोचिंग में आया हूँ तो मैं किसका नाम आगे गाऊंगा, कॉमर्स सबका गाऊँ, ये नहीं बोलूंगा कि कृष्णा कोचिंग अच्छी है। ठीक है, फिर मतलब क्या रहेगा फिर आपको यहाँ पढ़ाने का। वही चीज़ यहाँ के भी लोग बोलते हैं, और सही भी है। गवर्नमेंट ने ये चीज़ें सही की हैं कि जब तुम मेरे यहाँ के और मेरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना काम कर रहे हो, तो तुम अपना नाम क्यों यूज़ करोगे, किसका नाम यूज़ करोगे, मेरा नाम यूज़ करो, जैसे अदर कंट्रीज करती हैं। चाइना में चले जाओगे तो वहाँ मेड इन चाइना लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये नियम है वहाँ का, इसलिए तो वो सब आगे रहते हैं, वो कहते हैं भैया नहीं,
हम व्यापार इसी आधार पे आपसे करवाएंगे क्योंकि आपको मेरा नाम लिखना पड़ेगा। तो आप फिर क्या ही करेंगे, अपॉर्चुनिटी आपके देश में मिल नहीं रही तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है भैया चलो प्रॉफिट ले लीजिए, पेटेंट आप उसके नाम से हो जाएगा तो सारा पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास, जो भी पेटेंट की राइट होगी। प्रॉफिट आप रखेंगे लेकिन पेटेंट की राइट किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास, पैसा उसको आप देंगे, टैक्स तो देंगे ही अलग से, ठीक है। इसीलिए वो लोग दिमाग लगाते हैं, तो वही चीज़ मेरे को भी करेंगे, जब मेरे देश के अंदर काम करेंगे तो पैसा तो मैं ही लूंगा ना, ठीक है। तो वही चीज़ है, मेक इन इंडिया सही चीज़ है एक तरह से। अच्छा, मेक इन इंडिया का टारगेट क्या है, देखो टारगेट वही है, टू इंक्रीज ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हर साल 12 से 14% क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, वही लिखा है कि टू इंक्रीज ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 12 to 14% पर एनम ओवर द मीडियम टर्म, ठीक है। मतलब 1 साल से ऊपर 5 साल के नीचे, उसी को मीडियम टर्म बोलते हैं ना, मतलब 1 से 5 साल के बीच में, 5 साल से नीचे, ठीक है। आपको 12 से 14% हर साल क्या करना है, बढ़ाना है मुझे, ठीक। टू रेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 25% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स करेंट 16%, ठीक है। हमने हमने क्या कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितने परसेंट तक बढ़ा दिया बेटा, उसकी कैटेगरी 25% तक बढ़ा दिया, जो कि पहले कितनी थी, 16% थी, ठीक है। नहीं सॉरी, इस समय 16% है, उसको कहाँ तक ले जाना है, 25% तक ले जाना, उल्टा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू क्रिएट 100 million एडिशनल जॉब्स बाई 2022 इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि मेक इन इंडिया से हमने मतलब हमें क्या करना है, 100 मिलियन, मतलब कितना, 1 करोड़, ठीक है। तो 100 मिलियन जॉब मुझे देनी है, कब तक, 2022 में। किस सेक्टर में बेटा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हुआ नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो लिखिए भाई, सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है, टारगेट होता है, कि मेरा टारगेट है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट है सब पढ़ लें, लेकिन बाद में पता चला कि 10 लोग पास नोट्स है, बाकी 90 लोग पास है ये नहीं नोट्स, ठीक है। तो पढ़ाने का मतलब क्या रहेगा। फिर क्या है, टू इंक्रीज डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजी डेप्थ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी बढ़े। मैं ये चाहता हूँ, मेक इन इंडिया क्या चाहती है, पहली चीज़ कि वो ये चाहती है कि मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हर साल मीडियम टर्म में 12 से 14% इंक्रीज करे। दूसरा इसका एम क्या है कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जो कि 16% है अभी जीडीपी में, उसको बढ़ा के कितना कर दूं, 25% कर दूं। तीसरा क्या है, 1 करोड़ जॉब दे दूं 2022 में, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ होगा वैसे, सॉरी, 10 करोड़ जॉब दूं, ठीक है, 2022 तक। ऐसा कभी हुआ है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैं कितना जॉब दे दूं 2022 तक, 2023 चल 24 आ गया ना, ठीक है। 2022 तक इनका एम था कि वो 100 मिलियन एडिशनल जॉब दे देंगे, किस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। दिए कि नहीं दिए कोई नहीं जानता। उसके बाद डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी की जो संख्या है वो बढ़ानी है मुझे, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। ये टारगेट था, ठीक है, अभी भी है। अच्छा, मेक इन इंडिया ने किस पे फोकस किया बेटा, कितने सेक्टर्स पे, 25 सेक्टर। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको तो आपको रटना पड़ेगा, सर वो 25 सेक्टर कौन कौन से, देखो। एक तो डिफेंस का ही सिस्टम है, ठीक है, ऑटो मोटिव एंड ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, फार्मासेक्चुअल जो मेडिकल बनाते हैं, ठीक है, इनके लिए भी मेक इन इंडिया था। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। कैपिटल गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स मतलब समझ रहे हैं, एसेट्स, ठीक है, प्लांट मशीनरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। टेक्सटाइल हो गया 6, ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट्स हो गए 7, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक 8, ठीक है, लेदर के 9, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जो ये सब आटा चावल गेहूँ, ठीक है, मतलब ये सॉरी आटा चावल कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं, नमकीन बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में होता है। फिर ज्वेलरी हो गया, ये कौन सा नंबर है, 11 है। शिपिंग 12, ठीक है, रेलवे 13 हो गया, ठीक है। देखो ये सब इसमें आते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो रोडवे हाईवेज ये सब बनते हैं, ठीक है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये जितने भी आपके क्या बोलते हैं उसको, सोलर सिस्टम, ठीक है, ये सब भी इसी में आता है। मेक इन इंडिया स्कीम में 15 हो गया ये, ठीक है, सब लिखा होगा इसमें, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, जिसको सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसी को तो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आईटी सेक्टर को, एआई हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही, ठीक है। टूरिज्म, इसको भी आगे बढ़ाना है इसके तहत। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ठीक है, जो ट्रैवल के समय मेडिकल सिस्टम दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विस, गुड्स का आदान प्रदान अच्छे से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 20, ठीक है। ऑडियो विजुअल, ठीक है। लीगल सर्विसेज, ये सब मेक इन इंडिया में आते हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक। फिर कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, जितने भी इंजीनियर्स हैं जो कि नक्शा वक्शा पास करते हैं, ठीक है, वो भी सब इसी में आते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल सर्विस है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस है, ठीक है, जितने भी बैंकिंग्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो टोटल 27 हो चुके हैं, पहले 25 थे, अब 27 हो चुके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मेनली इन्होंने 25 सेक्टर पे ध्यान दिया था, ठीक। ये वाला सर्विस हमको लग रहा है दोबारा आया है, ठीक है, 26 वाला और 27 वाला, ठीक है। एजुकेशनल सर्विस को भी इसके अंदर डाल दिया गया है, फाइनेंशियल सर्विस, कि जैसे अगर फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ पे अपना स्कूल या कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो नाम किसका लेंगे, मेरा, ठीक है। इंडिया में है ना, तो ये थोड़ी लिखेंगे यूएस के हैं, ठीक है। वो नाम में भले यूएस कॉलेज लिख दें, ठीक है, लेकिन
नीचे लिखेंगे इंडिया, ठीक है, पेटेंट इंडिया के नाम से होगा, ठीक है, पैसा किसको मिलेगा, हमको, ठीक है। एजुकेशन हब कौन बनेगा, मैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। ये नहीं कि कॉमर्स अब लिख के और यहाँ लिख दो यूएस में रहता हूँ, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। सर को क्या लिखना पड़ेगा, इलाहाबाद इंडिया, ये लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे मरबो करेंगे इनके, ठीक है। ये नहीं लिख सकते कि यूएस कॉलेज फ्रॉम यूएस से, ठीक है। अगर आपने यूएस कॉलेज लिखा है, चलो नाम लिख दिया, लेकिन नीचे इंडिया ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे देश के अंदर पढ़ा रहे हो आके, यहाँ का पैसा वसूल कर रहे हो, यहाँ के लड़कों से और यहाँ के पेरेंट्स से तुम पैसा ले रहे हो, तो तुम अपना नाम क्यों लिखोगे। ये सनबीम कॉलेज है, सनबीम यहाँ का है नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ। सनबीम मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर से आया है, ठीक है। वहाँ देखो क्रिश्चियन सब सारे आपको अधिकतर दिखते हैं सनबीम कॉलेजेस में, जितने भी आपके टीचर्स और आपको दिखते हैं ना, वो सब केरल, मतलब है इंडियन भी उसमें, ठीक है, लेकिन कुछ बाहर से भी आए रहते हैं। तो वो लोग लेकिन ये नहीं लिखते हैं कि हम लोग बाहर से आए हैं, वो लोग लिखेंगे क्या, क्या, ठीक है, वो ये नहीं कह सकते कि मैं यूएस से आई एम फ्रॉम यूएसए और ये फलाना टीम का, बता दो भले, लेकिन पैसा जब यहाँ पा रहे हो तो तुमको यहाँ का ही गुणगान गाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को जो है इंडिया क्या करती है, प्रमोट करती है, सबसे ज़्यादा लेदर और फुटवेयर हमारे यहाँ ही बनता है, ठीक है। इसको भी प्रमोट करना है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है, हमारे यहाँ से ले जाके क्या करते हैं, अपने देश में बनाते हैं और महंगा महंगा प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके फुटवेयर और लेदर के गुड्स बनते हैं, हमारे ही देश से ले जाते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ ही महंगा मिलता है, अजीब अजीब लोग सब, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो लड़के मतलब है लोग, ठीक है, कि दूसरी कंपनी यहीं से लेके जा रही है और बना रही है महंगा गुड्स, और हमारे यहाँ ही वो महंगा मिल रहा है, बताओ, ठीक है। लेदर का भी प्रोडक्ट देखो कितना महंगा मिलता है, ठीक है, लेकिन हमारे ही देश में सबसे ज़्यादा होता है, तो हमारे यहाँ तो सस्ता मिलना चाहिए ना, लेकिन कंपनी लेके उसको महंगा बेच रही है, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन नहीं है ना, प्रमोशन होता तो होता, इसलिए मेक इन इंडिया से ये चीज़ें क्या होती हैं, प्रमोट होती हैं, और जब प्रमोट होती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो सस्ता होता चला जाता है, लोग जब जानने लगेंगे तो उसको यूज़ करने लगेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये सेक्टर आप याद रख लीजिएगा, उसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें देखो दो चीज़ें आती, इसी में अंदर देखो क्या आता है बेटा, क्या आता है, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया क्या बोलता है कि हमारे जितने भी यूथ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सिखाया जाए, ऐसी नॉलेज सिखाई जाए जो उनके काम करने में यूज़फुल हो, ठीक है। कि मैं अगर किसी कंपनी में गया तो मेरे अंदर ऐसी स्किल है कि मैं उस कंपनी में जाके क्या कर सकता हूँ, जॉब अच्छे से कर सकता हूँ, उसी के लिए स्किल इंडिया बनाएगा। देखो लिखा है कि दिस मिशन एम्स टू स्किल वही 10 मिलियन इन इंडिया एनुअली इन वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। कि इसका एक मेन एम था कि हर साल 1 करोड़, ठीक है, लोगों को क्या सिखाया जाएगा, स्किल इंडिया के तहत सिखाया जाएगा। मेक इन इंडिया टर्न इनटू ए रियलिटी, देयर इज ए नीड टू अप स्किल द लार्ज ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल, कि मतलब जितने भी मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ स्किल हमको सिखाई जाए, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द परसेंटेज ऑफ फॉर्मली स्किल्ड वर्कफोर्स इन इंडिया इज ओनली परसेंट, मतलब केवल 2% है। पूरी जनसंख्या अगर मेरी 150 करोड़ है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, तो इसके केवल 2% लोग, 2% मतलब समझ रहे हैं, 1,500 का 2% अगर निकालोगे तो 1.5 करोड़ होगा, 3 करोड़ होगा ना, ठीक है, 3 करोड़, 3 करोड़ लोग, तो 150 करोड़ में से केवल 3 करोड़ लोग ही क्या है, फॉर्मली स्किल्ड है, ठीक है। अभी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, अभी भी पूरी तरीके से स्किल्ड नहीं है, ठीक। तो कहाँ से रोजगार मिलेगा, ठीक है, फॉरेन वाले भगा देते हैं सब, मुंह बना के चले जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप स्किल्ड नहीं, उनको स्किल्ड चाहिए, ठीक है। अब स्किल के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, किसी कंपनी में जाना पड़ेगा जो कि सिखाती है स्किल, ठीक है, पैसा लेके आपसे महंगा लेते हैं वो सब, ठीक। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ने बोला कि हम सिखाएंगे आपको, ठीक है, स्किल इंडिया के तहत, ठीक है, आपको भी अच्छा मिल जाएगा इस तरह से। अच्छा, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री के अंदर क्या बढ़े, बिजनेसेस बढ़े। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, बिजनेसमैन, जितना ज़्यादा बिजनेसमैन बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, उतना ज़्यादा हम लोग का इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। देखो लिखा है द मेन आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम टू बिल्ड एन इकोसिस्टम दैट फास्टर द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स, ड्राइविंग ड्राइविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। जब इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो उससे क्या बढ़ेगा बेटा, स्टार्टअप बढ़ेगा, उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगा, अच्छे तरीके से चलेगा, और हम लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, मतलब रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया आता है। फिर इसके अंदर क्या आता है बेटा, डिजिटल इंडिया आता है। डिजिटल इंडिया में क्या लिखा है, दिस एम्स ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया इनटू अ नॉलेज बेस्ड एंड डिजिटली इंपावर्ड इकोनॉमी, मतलब जो ग्लोबली लेवल पे हम देखते हैं ना कि हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो डिजिटल इंडिया उसी चीज़ को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, कि हमें हमने इंडिया को इतना तेजी से आगे बढ़ाना है कि लोग इस चीज़ को क्या करें, जानने लगें, ठीक है। डिजिटल इंडिया के तहत यही जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया। आज देखो डाटा का इस्तेमाल इतना तेजी से होता है डिजिटल इंडिया के तहत कि लोगों को पता ही नहीं कितना डाटा हम यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। पहले उसी डाटा को लोग क्या करते थे, बचा बचा के 1 महीना चलाते थे,
आज हम इतना डाटा यूज़ करते हैं कि हमको खुद नहीं पता चलता कि वो डाटा कहाँ चला जाता है। ये सब डिजिटल इंडिया की देन है ना। डिजिटल इंडिया की शुरुआत नहीं होती तो जियो नहीं आता। ठीक है, जियो आया तो आप देख रहे हैं कि अंधाधुन एकदम चला रहे हैं। देखो 5G 6 महीने साल भर से चल रहा है, जिसके बाद 5G एकदम रेल रहा है लगातार। ठीक है, फ्री में चल रहा है उसका डाटा। ठीक है, बस आपका रिचार्ज 239 से ऊपर का होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन क्या है 5G है और आप जियो फ़ोन कोई भी यूज़ करें, एयरटेल भी यूज़ करने होंगे, तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप रिचार्ज करिए, जितना 1 महीने का रिचार्ज होता है नॉर्मली वो करिए, आपको अनलिमिटेड डाटा चल रहा है। तो ये सब किसकी देन है? डिजिटल इंडिया की ही देन है ना। ठीक है, कि आसानी से आप क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। अब ये अलग बात है आप रील और इंस्टाग्राम देख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ना, बाकी जो लोग यूज़ कर रहे होंगे, जो कि बिजनेस के पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए तो फ़ायदा है, लगातार फ्री में चला रहे हैं एकदम। ठीक है, तो ये सब डिजिटल इंडिया की ही देन है। नहीं आता, इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता, तो हम अभी भी पीछे रहते हैं। 5G हो सकता है अभी आया भी नहीं होता। ठीक है, अभी 4G पे चल रहे होते हम लोग। ठीक, लेकिन इसके आने से हमारे कई चीज़ें क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अच्छा इसके तहत और क्या आता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये पढ़े, ये तो ये तो आप जानते भी होंगे। ठीक है, जिसके तहत आपको जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाया गया था। ठीक है, जनधन योजना के तहत जितने भी गरीब परिवार के लोग थे, उनको जीरो बैलेंस पे जितने भी सरकारी बैंक से उसमें क्या खुलवाया गया, अकाउंट्स खुलवाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, उस पर इंटरेस्ट जनरेट हो। ठीक है, लोन का क्रिएशन हो, तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट ही होता है। देखो लिखा है, द मिशन इविजेस फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एसेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, नेमली बैंकिंग, सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन इन अफोर्डेबल मैनर। कि आसानी से लोगों के पास पेंशन भी पहुंच जाए, इंश्योरेंस भी हो जाए उससे। देखो कराती है गवर्नमेंट, इंश्योरेंस भी कराती है आपका 1 रुपये में। ठीक है, 12 12 महीने में 12 रुपये जमा करेंगे तो आपका 1 लाख का इंश्योरेंस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो आपका अकाउंट होना चाहिए तब। ठीक, उसके बाद पेंशन स्कीम आसानी से पहुंच जाए लोगों के पास, डिपॉजिट बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा। इसी के लिए क्या आया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था। कि लोग जितना अब भाई अकाउंट आप खुलवाओगे तो पैसा रखोगे ही। ठीक है, और बैंक क्या करेगी, उस पैसे को फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यूज़ करती है, आपको इंटरेस्ट देती है उस पर। ठीक है, बैंक कहेगी कि आप इंश्योरेंस भी करा लो, 1 रुपये में 1 महीने का इंश्योरेंस, मतलब एक महीने में केवल 1 रुपये देना है आपको, मतलब 12 महीने में 12 रुपये। अगर आपको दुर्घटना होती है तो आपको 1 लाख रुपये मिल जाएगा, तो फायदा ही तो है भाई। 1 रुपये देने में आपको क्या जाता है। अब 1 रुपये आप ही नहीं देंगे ना, मान लो करोड़ों लोगों ने 1 1 रुपये अपने अकाउंट से कराया तो बहुत फायदा हो गया भाई। आप क्या एक्सीडेंट कराएंगे अपना, ऐसा नहीं है ना। तो इंश्योरेंस वो 12 रुपये में 1 लाख जब दे रहे तो क्यों नहीं कराएंगे, आप आराम से करा लेंगे। ठीक है, बस आपका सरकारी बैंक में खाता। ठीक है, जैसे SBI है, ठीक है, और प्रधानमंत्री और ये ग्रामीण बैंक है, जो भी है, ठीक है, वहाँ पे खाता होना चाहिए। वैसे सबका खाता है, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, स्मार्ट सिटी भी किस में आता है बेटा, मेक इन इंडिया में आता है। हमारा जो इलाहाबाद शहर है वो किस में आता है, स्मार्ट सिटी में आता है। ठीक है, स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है कि हम अपने जितने भी सिटीज़ हैं उनको क्या बनाना चाहते हैं, स्मार्ट बनाना चाहते हैं, एकदम बेहतर, मतलब वहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखो लिखा है, दिस मिशन एम्स टू ट्रांसफॉर्म एंड रेजुवेंस इंडियन सिटीज, द गोल्स इज टू क्रिएट 100 स्मार्ट सिटी इन इंडिया थ्रू सेवरल सब इनिशिएटिव। मतलब इसके तहत स्मार्ट सिटी के तहत 100 स्मार्ट सिटी हमारे बनाने का क्या है, टारगेट है। 100 स्मार्ट सिटी अभी बनने चाहिए। ठीक है, और देखो इसी पे जोरों शोरों से काम चल रहा है। ठीक है, बनारस भी स्मार्ट सिटी में है तो उस पर भी देखो जोरों शोरों से काम चल रहा है। ठीक है, फिर आता है अमृत। अमृत किस में आता है, देखो, अमृत इज द अटल मिशन फॉर रेजुवेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इट एम्स टू बिल्ड बेसिक पब्लिक एम्यूनिटीज एंड मेक 500 सिटीज इन इंडिया मोर लिवेबल एंड इंक्लूसिव। मतलब अमृत की जगह, मतलब अमृत के अमरूद नहीं है, ठीक है, अमृत है। अमृत इज द अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कि मतलब हम अपने जितने भी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब शहरी एरियाज हैं, उनको ऐसा बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे हर चीज़ें अवेलेबल हो। ठीक है, जितने भी अच्छे अच्छे शहर हैं, ठीक है, उनको हम क्या बनाना चाहते हैं, जैसे 100 तो स्मार्ट सिटी है जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो और भी 500 शहर हैं जो हम जिसको हम डेवलप करना चाहते हैं, उसमें बेसिक ज़रूरतें एकदम पूरी होनी चाहिए। ठीक है, लोग आसानी से ट्रैवल कर सकें वहाँ पे, और जैसे होता है ना कि लिवलीहुड जिसको आप बोलते हैं, कि मतलब आसानी से जीविका चल सके। ऐसा एक शहर बनाएंगे 500 सिटीज़, कि जहाँ पे लोग जीविका अपनी क्या करें, चला सकें और आसानी से रहें। ठीक है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये सारी चीज़ें, अमृत हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, ठीक है, PMZY हो गया, स्किल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया। ठीक है, ये सब किसके तहत आते हैं, मेक इन इंडिया के। इतना याद रखिए, ये सब मेक इन इंडिया के तहत आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भी उसी में आता है, 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। ठीक है, मोदी जी ने स्टार्ट किया था। तो इसका स्कीम क्या है कि हमारा देश क्या हो, स्वच्छ हो। ठीक है, अभी भी फिर से अभी स्वच्छता इंडेक्स आया था, तो उसमें इंदौर फिर से नंबर 1 पे बाजी मार। ठीक है, वो हमेशा मारता है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम क्या होता है, कहीं भी गंदगी नहीं भाई। हम लोग बस से गए थे, हम लोग उज्जैन गए थे, हम लोगों ने देखा एक कहीं भी गंदगी नहीं है। मतलब बंदा पैकेट हाथ में लिया है चिप्स का, खाया और उसने डस्टबिन में ही जाके डाला। तो वो तो 200 मीटर दूर था डस्टबिन, हाथ में लिया हुआ था, और वो हाथ में जब वहीं डस्टबिन में डाला, बीच में नहीं फेंका, चाहता तो बीच में फेंक देता। यूपी वाले रहते हैं ऐसा खाए या डस्टबिन नहीं फेंक दिया, चलेगा। ठीक है, बस में खाते हुए जा रहे हैं, अब आपको भी पता है बस में तो डस्टबिन रखा नहीं है।
तो धीरे से ऐसे फेंक दिया, पता चला वहाँ कोई गाड़ी चला रहा है, मुंह पे लग गया उसके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आप फेंक ही नहीं सकते। आप खुद नहीं फेंकोगे, जब देखिएगा कि आप इतना साफ है, इतना आसपास, तो आप क्यों फेंकेंगे? आपको भी दया आएगी, अरे यार छोड़ो, डस्टबिन में ही डाल देते, ठीक है, जेब में रख लेते हैं, ठीक है, जहाँ कहीं उतरेंगे वहाँ। तो इसीलिए तो आ गया ना। तो ये सब किसका कारनामा है बेटा? ये सब स्वच्छ भारत अभियान का कारनामा है कि लोग उस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। सागरमाला आता है, ठीक है, माला नहीं पहनाना है इसमें। देखो सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या है, दिस स्कीम एम्स डेवलपिंग पोर्ट्स, जितने भी बंदरगाह है, ठीक है, पोर्ट्स प्रमोटिंग पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन द कंट्री, मतलब जितने भी बंदरगाह हैं ना उनको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए कि आसानी से जो व्यापार है वो हो सके। एंड रीड मोर ऑन द सागरमाला प्रोजेक्ट इन द लिंक्ड आर्टिकल्स, ठीक है, अब इसके लिए आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना जानते रहिए जितने भी पोर्ट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए सागरमाला का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। जैसे मुंबई है, गुजरात है, ये सब पोर्ट्स है ना, जहाँ पे देखो पोर्ट्स वहीं होते हैं जहाँ पे समुद्र होता है, इतना याद रखिएगा, जहाँ पे समुद्र नहीं होगा वहाँ पे पोर्ट्स नहीं होते, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इसमें आपको पता है कि जितने भी सोलर सिस्टम है उसको डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया बेटा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, जिसमें 121 कंट्री ने इस पर योगदान दिया था, और जिसमें सूरज की रोशनी से क्या बनता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक डिस्कस किया गया और इसके तहत टेक्नोलॉजी और इस चीज़ को इंप्रूवमेंट करने के लिए बोला गया। बस इतना याद रखिए, आईएसए का काम होता है सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाना। ये भी किसकी स्कीम है बेटा? मेक इन इंडिया की स्कीम। अच्छा, अग्नि क्या है? ठीक है, अब यहाँ आग लगा देंगे, ठीक है, तो क्या लिखा है, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया, innovation was launched to push the innovation ecosystem in the country by connecting people and assisting in commercializing innovation। कि अग्नि क्या बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री के अंदर जितने भी इनोवेशन हैं वो हो, और लोगों से कनेक्ट हुआ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को कॉमर्शलाइज किया जाए। जैसे मैं अगर कोई नया चीज़ बनाया तो मेरी चीज़ को गवर्नमेंट सुनेगी और उसको क्या करेगी, आगे बढ़ाएगी, और हर जगह लॉन्च हो जाएगा। ऐसा कहना है बस, ठीक है, कहने के लिए सारी चीज़ें हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अभी आप कोई प्रोजेक्ट लेके जाइए, सुन में नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप गवर्नमेंट के पास तो जा नहीं सकते। गवर्नमेंट ने नीचे क्या बनाया हुआ है, प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, नीचे मेंबर्स बने हुए हैं कि 5 कमेटी का मेंबर ये है, 5 कमेटी के मेंबर ऊपर है, ठीक है, तो उनके पास जाएंगे तो कहेंगे नहीं अपर लेवल वाले से बात करो, ठीक है। अपर लेवल के लिए सर क्या करना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली चले गए, दिल्ली जब ऑफिस में गए कहेंगे अपॉइंटमेंट है, ठीक है, कहेंगे हाँ है, ठीक है, अपॉइंटमेंट दिखाया, ठीक है बैठिए। अब सुबह शाम हो गया, बैठे हैं, सर मेरा नंबर नहीं आ रहा है, अंदर मीटिंग चल रहा है, अंदर समोसा खा रहे हैं बैठे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है साला कोई पागल टाइप आया होगा, ठीक है, अभी पगलैती करेगा, पैसा मांगेगा, ठीक है। तो ये तो गलत चीज़ है ना। जब मैं इनोवेशन करके आया हूँ, मैंने इतना ज़्यादा अपॉइंटमेंट लिया, तो मेरी बात तो सुन लो कम से कम। लेकिन अब डायरेक्ट आप मोदी जी से तो कह नहीं सकते, ठीक है। तो फिर शाम को आपका नंबर आया, तो शाम हुआ, 5 मिनट सुने, फिर कहा हाँ नहीं बेकार है चलो, ठीक है, ले। वो फिर जाके कहाँ चला जाएगा, फिर फॉरेन चला जाता है वो। जब अपना प्रोजेक्ट उसको लगेगा भाई मेरे कोई सुन ही नहीं रहा है, तो वो फिर बाहर चले जाते हैं, और जब बाहर जाएंगे तो बाहर वाले यही खोज रहे होते हैं, हाँ तुम इनोवेशन करके आए हो, अच्छा क्या लाए हो बताओ, ठीक है, देखेंगे कि बस इसमें फायदा है, क्योंकि देखो इसमें लिखा है ना कॉमर्शलाइजिंग इनोवेशन। उनको लगेगा कि इसको कॉमर्शलाइज करके क्या कर सकते हैं, हम अपना फायदा कमा सकते हैं, हाँ ठीक है ठीक, उसको पैसा दे देंगे वो सब, ठीक है, तुमको महीने का $50,000 मिलेगा, बस तुमको मेरे लिए काम करना। तो आप खुश नहीं हो जाएंगे, अरे यार चलो मेरा इनोवेशन भी है, अब मैं बस नाम ही तो देना है, बाकी मैं अपना काम करूंगा, ठीक है। फिर धीरे से आपको फंसा लेते हैं, फिर आपको जाने भी नहीं देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे 10 साल का, ठीक है, कि आप 10 साल तक अपने इंडिया में नहीं जा सकते, फंस गए। आप दिमाग लगा रहे थे कि यहाँ करके मैं पैसा कमा के क्या करूंगा, इंडिया में जाके दूंगा, लेकिन उन्होंने अब 10 साल जब आप किसी देश में रह जाते फिर छोड़ के जाते नहीं, फिर आप कहेंगे चलो यही नहीं, फायदा हो जाता, फिर अरे शुरू में $50,000 दे रहा था, ठीक है, 10 साल जब काम कर लेंगे तो $5 लाख पहुंच जाएंगे, तो आप छोड़ के जाएंगे क्या उस देश को? नहीं जाएंगे फिर, और वो यही चाह रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, इस चीज़ को भी आगे बढ़ाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया बेटा? अग्नि आया, ठीक है। और फॉरेन देश में ये बहुत पहले से चल रहा है, ये लोग अभी लॉन्च किए हैं। मेक इन इंडिया के क्या एडवांटेजेस हैं? बहुत सारे एडवांटेज हैं बेटा, मैंने बताया भी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक, का उपयोग किसके लिए होता है बेटा? जीडीपी बढ़े, इससे और क्या बढ़े? इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। वेन अब देखो जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना मेरा रुपया क्या होगा? बढ़, रुपया मजबूत होगा। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा तो रुपया कमज़ोर हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिए कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करने लगेंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, स्मॉल मैन्युफैक्चर विल गेट थ्रस्ट पार्टिकुलरली व्हेन इन्वेस्टर्स मोर अब्रॉड इन्वेस्ट इन देम। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे तो जितने भी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हब हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर अदर कंट्री भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो उससे क्या होगा? हमारा देश ही आगे बढ़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, ड्यू टू द वेरियस इनिशिएटिव टेकन अंडर द मिशन इंडिया हैज मूव्ड अप द रैंक इन द देखो यही बता रहा था मैं, ईओडीबी इंडेक्स में हम क्या हो जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएशन करेंगे हम अपने कंट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारा देश क्या होगा?
रैंक में अपर हो जाएगा, ठीक है, यूडीबी इंडेक्स में। ठीक है, सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज इन रूरल एरियाज विल फास्टर द डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज एज वेल। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब है वो कहाँ स्थापित करें, रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज में वर्कर्स आसानी से मिल जाते हैं। तो वहाँ पे जब आसानी से वर्कर्स मिल जाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट भी तेज़ी से होगा। ठीक है, क्योंकि देखो वर्कर तो चाहिए आपको, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो वर्कर ही चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा अपना मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ खोलना पड़ेगा बेटा, रूरल एरियाज। और देखो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब है सब रूरल एरियाज में। अब चाहे रिलायंस के इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए, या टाटा के इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए, जितने भी फूड प्रोसेसिंग और ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सब किस सेक्टर में, रूरल एरिया, एकदम दूर दूर। ठीक है, कि वहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो खाली मार्केट ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ सब्जी मिल रहा है, यहाँ रोटी मिल रहा है, बस यही सब मिल रहा है और कुछ मिलता नहीं है वहाँ, क्योंकि वो रूरल एरिया सिस्टम है। ठीक है, वो शहर में कभी कभी किसी शहर में मैन्युफैक्चरिंग हम देखा है क्या आपने? कोई शहर में आपको गन्ना मिल आपको दिख गया हो, शुगर मिल, कभी नहीं दिखेगा। वो एकदम हट के होगा। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जो लेबर होते हैं ना असली, वो कहाँ होते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं। तो उन्हीं के आसपास मुझे इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी, और जब मैं वहाँ पे इंडस्ट्री खोलूंगा तो मेरा ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अभी शहर में खोलूंगा कोई काम करता है क्या? ठीक है, शहर में शुगर मिल खोल दूंगा तो कोई काम करने नहीं आएगा। ठीक है, कहेंगे अरे यार कौन जाएगा काम करने। ठीक है, पता चले गाँव से लोगों को बुला रहे होंगे, ठीक है, आओ चलो काम कर लो। ठीक। अच्छा, इसके चैलेंजेस क्या हैं? देखो चैलेंजेस वो बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मुझे कई सारे चैलेंजेस को भी क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। देखो लिखा है क्या कि इंडिया जो है वो 60% तक कल्टीवेटिव लैंड को यूज़ करती है, मतलब जितना भी जैसे होता है ना एग्रीकल्चर करके वो पैसा कमाती है। ठीक है, द थ्रस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज सेट टू अफेक्ट एग्रीकल्चर निगेटिवली, इट कैन इवन कॉज अ परमानेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ एरियाबल लैंड। ठीक है, अगर हम किसी कल्टीवेटिव लैंड पे क्या खोलते हैं, अगर बिजनेसेस ओपन करते हैं, इंडस्ट्री ओपन करते हैं, तो उसकी उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, खत्म। तो ये पूरा जो मान लो ये एरिया था, ये कल्टीवेटिव लैंड था जिसमें गेहूं चावल ये सब उगता था, लेकिन मैंने इसके ऊपर क्या बना दिया, इंडस्ट्री बना दिया। और मेरा जो काम था, जो इस पूरे एरिया में लोग काम करते थे वो केवल खेती करते थे। तो जब खेती करते थे तो खेती से पैसा कमाते थे, लेकिन जब क्या खुल गया उस पर, जब उसके ऊपर क्या खोल देंगे हम, एक इंडस्ट्री खोल देंगे, तो उसकी पूरी कल्टीवेटिव क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जितने भी लोग एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं फिर इसका क्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं कि हमारी लैंड का इस्तेमाल आप क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री बनाने में कर रहे हैं, तो इससे हमारा नुकसान, क्योंकि 60% कल्टीवेटिव लैंड है हमारे पास। इसलिए इंडिया को सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है फूड प्रोडक्ट का। हमारे यहाँ ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती है खाने वाली, सब मिलता है। ठीक है, चावल गेहूँ सस्ता मिलता है, मसाले तो एकदम सस्ते मिलते हैं। तो ये किसकी वजह से है? क्योंकि हमारा जो देश है 60% तक कल्टीवेटिव लैंड को यूज। अच्छा, ये चैलेंजेस है। दूसरा क्या है बेटा, इट इज ऑल्सो बिलीव दैट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन लीड टू अ डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन खोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल उतना ज़्यादा बढ़ेगा और पोल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, और हमने गो ग्रीन का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम प्रोडक्ट बनाएं, तो उसके लिए मुझे जितने भी इंडस्ट्री खोलने पड़ेंगे वो नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन हम जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ेगा, और नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ता है इसीलिए देखो भूकंप और ये सारे, ठीक है, ये आपका क्या होगा, फ्लड हो गया, ठीक है, भूस्खलन हो गया, जो भी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से हो रही है। ऐसी जगह पे आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था, और वहाँ पे आपने इंडस्ट्री खोला, हो गया। कोयले के खदान के लिए कोयला आपने खाना पूरा यहाँ से वहाँ तक 100 किलोमीटर तक, फिर उसको छोड़ दिया ऐसे। उसके बाद जब छोड़ देंगे पानी बरसेगा तो भरेगा ही ना। ठीक है, भूस्खलन उसी की वजह से तो होगा कि 100 किलोमीटर तक खाना हुआ है, फिर उसको छोड़ दिया आपने। ठीक है, उसको पाटा ही नहीं, उसको भरा ही नहीं कंपनी ने जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन वो खोला था, तो क्या होगा, भूस्खलन हो गया, वहाँ का पूरे घर खत्म। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज वहीं तक इस्तेमाल करिए जितना जरूरी हो, लेकिन जितना ज़्यादा इंडस्ट्री भरेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा, जैसे पानी, ठीक है, भूमि, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज ही है। ठीक। अब भाई ऐसा थोड़ी हवा में लटक रहा है आपका इंडस्ट्री, ऐसा तो है नहीं, ज़मीन पे ही रहेगा, पानी का इस्तेमाल आप करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो ये सब उसमें इस्तेमाल होता है। और क्या लिखा है बेटा, तीसरा लिखा, फॉल आउट ऑफ इन्वाइटिंग लार्ज स्केल एफडीआई इन दैट लोकल फार्मर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स मे नॉट बी एबल टू फेस द कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स। ठीक है, कि जितने भी एफडीआई जो फॉरेन से लोग आते हैं ना, वो पैसा देने में डरते हैं आपको, क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर को बीट नहीं कर सकते। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट बिक रहा है वो, ठीक है, उसको आप बीट नहीं कर सकते, इसीलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो जल्दी पैसा देने से क्या होता है, डर। ठीक है, आपने बोला एफडीआई बढ़ता है, लेकिन एफडीआई बढ़ाने के लिए वैसा कॉन्सेप्ट भी तो आपके पास होना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आपके ऊपर क्यों पैसा लगाएगा, जब आपके अंदर कोई क्षमता होगी। जब वो देखेगा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आपको पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी दिक्कत आती है, ये भी चैलेंजेस है कि बाहर से अगर आपको पैसा लेना है तो आपको ऐसे लोगों को अपने कंट्री के अंदर शामिल करना पड़ेगा जो लोग बेहतर हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, द कैंपेन विल ऑल इट्स फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग कैन कॉज पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल साइड, वही लिखा है
कि यहाँ पे हम केवल मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देते हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ने लगता है और इन्वायरमेंटल क्या हो जाता है, इफेक्ट होने लगते हैं। तो इसकी वजह से भी कंपनी बंद होने लगती है। ठीक है, तो इतना भी ज़्यादा आप क्या करिए, मैन्युफैक्चरिंग हब ना बनाए कि लोगों को दिक्कत हो जाए। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, these are serious locations in the physical infrastructure facility in the country. For the campaign be successful, it is necessary to build up the infrastructure available in the country and also reduce problems like corruption and the lowest levels. ठीक है, कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्री खुलती है ना तो करप्शन उतना ज़्यादा बढ़ने लगता है, ये भी दिक्कत है। ठीक है, इसको तो आप रोक ही नहीं सकते, पहले ये तो चैलेंज सबसे बड़ा होता है, कहाँ पे कब करप्शन हो जाएगा कोई भी जानता नहीं। भाई इंडस्ट्री शुरू में बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती थी, धीरे धीरे प्रॉफिट कमाने के लिए उसने क्या कर दिया, करप्शन करना चालू कर दिया। गुड, जैसे होता है लेस क्वालिटी गुड्स बनाने लगी, लो क्वालिटी गुड्स बनाने लगी, आपको देने लगी, क्योंकि आप तो खरीद रहे हैं ना, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, लो क्वालिटी गुड्स बना बना के लोगों को बेच रही है और करप्शन बढ़ा रही है, फ्रॉड कर रही है। ठीक है, ये तो कोई नहीं जानता ना कि इसमें क्या हो रहा है। रेलवे के लिए पैसा दिया गया, यहाँ से रेल पटरी बनाने के लिए 100 करोड़, पता चले बीच में पैसा खत्म हो गया, अरे साला आधा ही बना है। ठीक है, कहाँ गया पैसा, रेलवे ने बोला तुमने 100 ही करोड़ मांगा था, अरे भैया खत्म हो गया और दीजिए 100 करोड़। ठीक है, तो इसको तो आप रोक ही नहीं सकते। तो करप्शन ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी स्कीम के लिए, करप्शन का आप नहीं हो सकता। वही मैंने बताया ना आपको कि मैं आपके पास गया, आपने बोला कि क्या इनिशिएटिव है आपका, तो आप बोले ये इनिशिएशन है, मैं ये नया चीज़ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने बोला पैसा लो। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि फ्री में पैसा मिलेगा आपको। अगर आपका प्रोजेक्ट पसंद आ गया, ठीक है, लोगों को, तो गवर्नमेंट उसके लिए 15 लाख का लोन दे देगी आपको। ठीक है, विथ नो इंटरेस्ट, ये नियम है। लेकिन जब मैं गया असली तौर पर तो उन्होंने बोला पहले 1 लाख हमको दो, तब 14 लाख देंगे आप। हो गया करप्शन वहीं से स्टार्ट, तो इसको तो आप नहीं रोक सकते ना, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, आप किसको बताएंगे, आपको भी लगेगा चलो 1 लाख दे के 14 लाख मिल ही रहा है, ले ही लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट देना नहीं, लेकिन इससे आप करप्शन बढ़ा रहे हो। अब एक करेगा तो पहले दूसरा करना चालू। ठीक है, दूसरे वाले को भी आप ये बता रहे हैं भाई 1 लाख देना है, 14 लाख मिल जाएगा, अच्छा सही में, हाँ मिल जाएगा। ठीक है, बस प्रोजेक्ट ही तो पास करना है, प्रोजेक्ट पास करने के लिए कौन बैठा हुआ है, नीचे आदमी बैठा है, पास कर दिया गवर्नमेंट ने, आपको फंड आपके अकाउंट में डाल दिया। वो बोलेगा जहाँ 15 लाख आएगा, 1 लाख पहले तुम ट्रांसफर करोगे। ठीक है, बस आपको वो देना ही पड़ेगा क्योंकि आपको उसी जगह पे रहना है ना। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो जिस देश में कम क्या बोलते हैं करप्शन होता है वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जिस देश में क्या होगा करप्शन ज़्यादा होगा, वो क्या होंगे, हमेशा बैक रहेंगे। इसीलिए वो लोग क्या है, जैसे देखो चाइना हमेशा देखो क्या डेवलप जो है वो रैपिडली डेवलप करता है, चाहे रेलवे के माध्यम हो, चाहे रोडवे, चाहे पावर, चाहे एयरपोर्ट, कोई भी। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है, करप्शन कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, मैन्युफैक्चरिंग कब होती है, करप्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कि 100 करोड़ में 100 करोड़ मिला, लगा केवल 10 करोड़, 90 करोड़ गायब हो गया, कहाँ गया बीच में से। ठीक है, कौन खा गया इसमें किसी को नहीं पता। ठीक है, जैसे रोडवे के लिए आया था 100 करोड़ बनने के लिए, लेकिन जो बना रहा है उसके पास पहुंचा कितना, 10 करोड़, तो वो तो वैसे ही सड़क बनाएगा ना जैसा उसको मिलेगा। कहेंगे इतना इतना ज़्यादा डालो, इतना ज़्यादा डालो, कहाँ से डाल देगा, 10 करोड़ रुपया मिला है। ठीक है, पता चले 1 साल में ढह गया। ठीक है, लोग जा रहे थे, 100 लोग मर गए उसमें। ठीक है, बाद में पता चला कि क्या, इसमें इस चीज़ की कमी थी, इस चीज़ की कमी थी, फिर उसके बाद निकलता है कि इस चीज़ की कमी थी। ठीक है, बाद में जब कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा जाता है तो कहेगा भैया हमको 10 करोड़ तो मिला था। ठीक है, बाद में उसके केस को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, क्योंकि करप्शन है ना, कोई बताएगा थोड़ी। ठीक है, वो ये भी नहीं कह सकता इतने लोग खाए हैं। ठीक है, उसको पता है कितने लोग खा चुके हैं इसके बीच में, लेकिन वो बता नहीं सकता ना। ठीक है, बताएगा तो कई लोग फंस जाएंगे। ठीक है, कि सांसद जी भी थे, विधायक जी भी थे, ले। ठीक है, तो इसलिए तो करप्शन इतना ज़्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाते। अच्छा, वही देखो स्किल इंडिया आ गया। स्किल इंडिया भी किसने लागू किया था बेटा, पीएम नरेंद्र मोदी, ऑन 15 जुलाई 2015। ठीक है, इन्होंने भी वही बोला था। देखो इनका क्या एम था, एम टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपुल इन डिफरेंट स्किल्स। इन्होंने बोला 40 करोड़ लोगों को क्या किया जाएगा, स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा अलग अलग लेवल पे। ठीक है, इट इंक्लूड्स वेरियस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट लाइक, देखो इसके अंदर कौन कौन, बस स्किल का नाम याद रखना है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, द स्किल लोन स्कीम, ये सब स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं कि लोगों को ट्रेन कर सके अलग अलग लेवल पे। ठीक है, देखो ये सब स्कीम है, देखो ये सब के वो बनावट है। ठीक है, कौन कौन से हैं, नेशनल पॉलिसी, PMKY। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत आपको सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आप ट्रेनिंग में सफल हो जाते हैं तो आपको इसके तहत क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट से आप अगर किसी कंपनी में आप जाते हैं तो आपको एडवांटेज मिलता है, आप पढ़े लिखे हैं, स्किलफुल है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, न्यू सेक्टर्स से आइडेंटिफाई होते हैं, क्योंकि नए नए लोग क्या होंगे अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, इससे क्या होता है, लोगों को ट्रेनिंग और स्किल प्रोवाइड किया जाता है इसके तहत। क्रिएट अपॉर्चुनिटी स्पेस एंड स्कोप, इससे नए नए अपॉर्चुनिटीज और स्कोप पैदा होते हैं कि आप अलग अलग लेवल तक जा सकते हैं अच्छी अच्छी कंपनी में। ठीक है, डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे जो डेवलप्ड किया जाता है लोगों को, उसका
जो मेन एम होता है कि आप हमारे देश को और ज़्यादा क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम अनस्किल्ड हैं, हम कम प्रोडक्टिविटी देंगे ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि मेरे प्रोडक्शन या मेरे कंपनी का एम क्या है। लेकिन अगर हम स्किलफुल होते हैं तो हम पढ़े लिखे होते हैं, तो हमें पता होता है कि अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो फ़ायदा किसका होगा, मेरा भी होगा और कंपनी का भी होगा। इसके लिए स्किलफुल एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव इन सभी चीज़ का यही होता है, ठीक है, कि आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको हमेशा आगे लेके जाएंगे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड देखो यही लिखा है ना, रूरल इंडिया स्किल टू स्टैंडर्डाइज एंड सर्टिफाई द ट्रेनिंग प्रोसेस। जितने भी रूरल एरियाज है ना, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा। देखो ये सब जो टेलरिंग सिस्टम आपको दिख रहा है ना, ये सब, ठीक है, ये चीज़ें आपको जो दिख रही हैं, ये सब किसके तहत है, मेक इन इंडिया के तहत है। ठीक है, जो टेलर्स हो गए और भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये सब आपके किसके अंदर आते हैं बेटा, मेक इन इंडिया के तहत। इम्फेसिस ऑन न्यू एरियाज ऑफ यूथ, देखो यूथ के लिए ये स्कीम चलती है, ठीक है, बूढ़े लोग के लिए थोड़ी है। ठीक है, जितने भी यूथ हैं, जैसे हम जैसे आप जैसे लोग, ठीक है, उन्हीं के लिए स्किलफुल एम्प्लॉयज़ का इस्तेमाल होता है। इस देखो इसका मेन एम क्या है बेटा, स्किल द यूथ टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव इंटरप्रेन्योरशिप। कि जितना ज़्यादा यूथ जो है स्किलफुल होगा, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, स्किल जितना अंदर उसके अंदर आते चला जाएगा, वो भी फिर क्या होगा, अपने आप को डेवलप करता है। ठीक है, फिर इसका काम क्या है बेटा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, गाइडेंस देना किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए। जैसे आप किसी गवर्नमेंट को फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि इस ऑक्यूपेशन के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट का वो जो आदमी होगा वो क्या करेगा, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकता है, सपोर्ट दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, दे सकता है, देता नहीं है। ठीक है, नाम के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बेटा, गेम्स आता है, ग्रुप डिस्कशंस आता है, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, प्रैक्टिकल, ये सब पढ़ना नहीं है आपको, बस इसमें इसको याद रखना है कि इसके तहत जो है इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। कि आपको गेम्स खिलाते हैं, ग्रुप डिस्कशन सिखाते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, नई नई चीज़ें, ठीक है, सेशंस कराते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराते हैं, केस स्टडी आपको सॉल्व कराते हैं, किस तरीके से आपको जॉब करनी है, कैसा आपको बिजनेस करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताई जाती हैं। ठीक है, जिसके तहत आप क्या करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सब वही है, बैलेंस ग्रोथ इन द, वही देखो बेनिफिट क्या है इस चीज़ का, कि हमारे देश के अंदर क्या होता है, ग्रोथ बैलेंस तरीके से होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डायरेक्शन बढ़ता है। ठीक है, लोगों को ट्रेनिंग के द्वारा स्किल को बढ़ाया जाता है। ठीक है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तहत फिर क्या होता है, गवर्नमेंट आपको हमेशा स्किल सिखाती है और नए नए तरीके आपको सिखाती है कैसे आपको अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है। ये सब स्किल इंडिया का ही काम है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इंप्रूव द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम रिड्यूस। जितना ज़्यादा स्किलफुल एम्प्लॉय होगा ना, जितने ज़्यादा स्किलफुल लोगों को हमारे कंट्री के अंदर आगे बढ़ाया जाएगा, उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मेरे अंदर स्किल है, तो मैं अगर किसी कंपनी में नहीं हो पाया तो दूसरी कंपनी में ट्राई कर लूंगा। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड होते हैं या जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ये लगता है कि भाई इसमें नहीं मिला तो अब कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जितने भी स्किलफुल लोग होते हैं उनके पास ये चीज़ें होती है कि भाई नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे जॉब नहीं मिली तो मुझे क्या मतलब, मैं कुछ नया बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वो स्किल सीखी हुई है। ठीक है, तो मैं खुद बना सकता हूँ उसको। ठीक है, वही है। अच्छा, इसके अंदर क्या स्टैट्स है इसके सक्सेस होने का, देखो क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई ना, देखो सेक्टर स्किल काउंसिल्स अप्रूव्ड इन सर्विस, इसके अंदर ये काउंसिल चलता है। ठीक है, सेक्टर स्किल काउंसिल किसके अंदर चलता है, स्किल इंडिया के तहत। ठीक है, इसके अंदर देखो ये क्या लिखा है, 5.2 मिलियन स्टूडेंट ट्रेंड फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। के तहत कितने लोगों को ट्रेन किया गया बेटा, 5.2 मिलियन लोगों को ट्रेन किया गया स्किल इंडिया के। इसके अंदर इंक्लूड हाई प्रायोरिटी सेक्टर एंड आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या इंक्लूडेशन किया गया बेटा, कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर को ध्यान दिया जाएगा। मतलब जो अभी के सिनेरियो में सेक्टर चल रहे हैं, उन्हीं को हमेशा आगे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कितने क्वालिफिकेशन पैक्स हैं बेटा, 1386 क्वालिफिकेशन पैक्स विद 6744 यूनिक नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। मतलब इतना स्टैंडर्ड सेट किया गया है और क्वालिफिकेशन कितनी दी जाती है, 1386। ये सब स्टैट्स हैं, मतलब इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कितने कंपनी को वैलिडेट किया गया बेटा, 1000 कंपनीज। अब उसमें कई कई सारे वोकेशनल इंट्रोड्यूस इन 10 स्टैट्स कवरिंग 2400 स्कूल्स। ठीक है, 2 बोर्ड्स, बेनिफिट ओवरिंग द 2.5 लाख, मतलब इतने लाख स्टूडेंट को क्या किया गया है, बेनिफिट दिया गया है। ठीक है, 2400 स्कूल इसको कवर करते हैं, इतने ज़्यादा पता नहीं कहाँ करते हैं। ठीक है, हमको तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो करते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहीं आपको यूपी में देखने को मिलता है क्या कि कोई आपको स्किल इंडिया में ये चीज़ें सिखा रहा होता है कोई स्कूल? ठीक है, कोई नहीं सिखाता। ठीक है, लेकिन लिख दिया कि 2400 प्लस स्कूल आपके होते हैं, लेकिन इंडिया में तो बहुत स्कूल होंगे ना, यूपी में ही कहाँ है, बहुत सारे स्कूल। ठीक है, 2400 तो बहुत कम है अभी। ठीक, हमको लगा लाखों लिखूंगा तो भी कम हो जाएगा। ठीक, तो मतलब इनके कहने का यही मतलब है, जैसे हमारे क्या बोलते हैं, ये विंटर कॉलेज में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, जिसको हम व्यवसायिक ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ये सिखाया जाता था कि लूम कैसे चलाना है। ठीक है, साड़ी का जो बिजनेस करते हैं ना, ठीक है, उनके लिए मशीनरी यूज़ होती है, उसको कैसे सिखाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन चलाता कोई नहीं था। 4 लड़के थे जो कि वोकेशनल पढ़ते थे। ठीक है, वाणिज्य वोकेशनल। ठीक है, हम लोग जनरल थे, वो लोग वोकेशनल थे।
हम कहा अच्छा तुम लोग क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते तो वही है, बस मुझे एक्स्ट्रा से कुछ चीज़ें वर्क सिखाई जाती हैं। मैंने कहा अच्छा, देखो वो स्किल इंडिया के तहत ही आता है, ठीक है। तो मैंने बोला क्या उसमें क्या सिखाते हैं? कि भाई ये साड़ी का बिजनेस जो करते हैं उसके लिए मशीनरी कैसे यूज़ करते हैं। हम कहा अच्छा कहाँ है मशीनरी? तो लेके गए दिखाने के लिए कि हाँ चलो ये देख लेते हैं। तो मैं गया वहाँ पे, तो हम कहे अच्छा ये मशीन चलाओ। कहे यार सर तो सिखाई नहीं है। हम कहे तब कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई? वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई भी करेंगे और सीखेंगे भी। यही तो, लेकिन मेन तो सीखना होता है उसमें, ठीक है। कि जब तुम्हें बोला गया कि साड़ी बनाने के लिए ये मशीनरी चलानी, तो साड़ी उसको चलाने भी तो आना चाहिए, कैसे बटन ऑन होता है, क्या हाथ से आपको करना होता है, ये सब आपको आना चाहिए। क्या भाई ये तो सिखाई नहीं, 1 साल हो गया। ये बस नाम मात्र का चल रहा है कि बस वो ये कहेंगे ना कि मेरे स्कूल के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब इससे लड़के आएंगे वहाँ पे, हाँ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, टेलरिंग का भी काम सिखाया जाता है, हाँ ठीक है। बाद में पता चला खुद का मशीन लेके जा रहे हैं, ठीक है। जब मशीन हम ही को लेके जाना है तो हम इससे बड़े घर बैठे कर लेंगे, ठीक है। मम्मी सिखा देंगे हमको आपसे अच्छा, ठीक है, अगर मम्मी को आता होगा तो ठीक। तो आपसे क्यों सीखेंगे, और उसी का पैसा देंगे हम। लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग देखो उसी का वही मतलब, वही होता है कि जहाँ पे आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है, उसी को वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं। उसी को तो स्किल इंडिया बोलता है ना, ठीक है। कि मैं थ्योरी भी पढ़ रहा हूँ और स्किल भी सीख रहा हूँ, तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी में कैसे काम होता है। अगर ये चीज़ सिखाई जा रही है तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। लेकिन केवल क्या होता है कंपनी में, कैसे किया जाता है, ये सब सिखाया जा रहा है, तो ये क्या है, थ्योरी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल हमें कहाँ पता चलता है, जाके कंपनी में जाके पता चलता है कि काम क्या करना है। हाँ इंटर्नशिप भी बोल सकते हैं। तो ये सब उसी में आता है, ड्रॉबैक्स ये सब चीज़ें उतना नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। ये सब नहीं है, ये सब मत पढ़िएगा, ठीक है। बस आप उसके बेनिफिट तक ही पढ़िएगा, ठीक है। बेनिफिट क्या है इसके, मेन ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मेक इन इंडिया आता है ना, तो स्टैट जरूर लिखिएगा कि सर स्किल इंडिया के तहत क्या क्या स्टैट, क्योंकि इसको अगर आप लिखते हैं ना, ठीक है, तो नंबर पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरी थ्योरी है, और जितना ज़्यादा आप स्टैट्स लिखोगे करंट सिनेरियो का, उतना ज़्यादा अच्छा नंबर, ठीक है। तो मेक इन इंडिया पूरे स्टैट्स पे है, मतलब जितना आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखेंगे। जो मैंने अपने बोला ना 25 सेक्टर्स, वो 25 सेक्टर्स भी आप लिखिए, कि जितना याद आएगा आप लिख दीजिएगा आप। लेकिन उसमें जरूर लिख दीजिएगा कि पूरे 25 सेक्टर्स आपके कवर किए जाते हैं। अभी 2 सेक्टर और बढ़ गए हैं, ठीक है। तो वो 27 कर लीजिएगा उसको। 27 सेक्टर्स हो गए, तो 27 सेक्टर कौन कौन, जितना भी याद आएगा आप उतना लिखिएगा, फिर सो ऑन कर दीजिएगा, एटसेट्रा लिख दीजिएगा। भाई जितना आएगा उतना ही तो लिखेंगे, ठीक है। तो जितना आएगा लिखिएगा, लेकिन ऊपर मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि मेक इन इंडिया के तहत 27 सेक्टर्स आते हैं। जिससे उसको पता रहे ना कि आपको पता है कि 27 आते हैं, नहीं कि पता ही नहीं है आपको। तो इसलिए याद रखिएगा। तो चलिए ठीक है, कल जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे, मेक इन इंडिया तो खत्म हो